हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बजने वाले हैं 7 और रात में बारिश हुई है काफ़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और मौसम काफ़ी सही है, काफ़ी बेहतर है। गर्मी भी अब कम है, थोड़ा ह्यूमिडिटी कम है। तो गाइस, आपसे मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी पर्सनल स्टोरी है, कहानी है और एक्सपीरियंस है मेरा एक तरह से, कि मेरी सबसे पहली सैलरी से लेकर अभी तक का जो सफ़र रहा है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी, हो सकता है इसका ये बहुत लंबी वीडियो बने, तो मैं दो पार्ट में इसको डालूँगा अगर काफ़ी लंबी वीडियो है, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। तो दोस्तों, जब आपकी सबसे पहली सैलरी मिलती है ना, तो वो आपकी सैलरी नहीं होती, वो आपकी मेहनत और सपनों की पहली जीत होती है। तो मेरा भी, मैं घर से 2018 में आया था दिल्ली। और ये था कि मैं भी तैयारी करूँगा और साथ ही साथ मैं कुछ जॉब करूँगा, ताकि घर से मुझे लेने की ज़रूरत ना पड़े और ना ही ज़्यादा कुछ बर्डन हो फैमिली के ऊपर, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो मना कर देते या फिर मैं बोलता कि नहीं मुझे दिल्ली में रह कर तैयारी करनी है, तो मना कर देते। नहीं, वो नहीं करते, वो स- मुझे कैसे भी करके मैनेज करते। पर मेरा ये था कि नहीं, मुझे जाना है और मैं खुद से ही करूँगा। और मेरा ये था कि मुझे ड्रीम चेंज करना है अपना, मुझे करियर बनाना है म्यूज़िक में, कुछ ना कुछ करना है। तो घर वाले तो पहले राज़ी नहीं हुए, एग्री नहीं हुए कि नहीं नहीं कहीं नहीं जाना, तुम जाओ इलाहाबाद जाओ, तैयारी करो, ये सारी चीज़ें ऐसा। पर मेरे दिमाग में अलग ही था कि नहीं, मुझे दिल्ली ही जाना है और मुझे म्यूज़िक में ही कुछ करना है। तो फिर क्या हुआ कि मैं और मेरा कज़न, हम लोगों ने प्लान किया, और एक मेरा दोस्त था जो इलाहाबाद में साथ में रहता था, जिसके उस टाइम पे इलाहाबाद में जब था, तो मैंने उसकी मदद करी थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे दिवाली के टाइम हम लोग मिले, तो मैंने ऐसे ही बात करी, मैंने कहा कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो? तो बोला भाई मैं तो हम वहाँ पे, और हम दिल्ली में रह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने बोला यार मुझे भी तैयारी करनी है और कुछ ना कुछ मुझे भी, यानी दिल्ली मुझे भी आना है। मैंने उसे सीधा बोला। तो कहा यार आ जाओ आराम से, क्या जब भी आना हम मुझे बता देना। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं कहा दीपावली के बाद आएंगे हम। तो ऐसा नहीं था कि मुझे, मैं उन उसी के मत्थे हो जाता या फिर उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता। ये था कि स्टार्टिंग में जब कहीं जाओ, तो ये होता है ना कि अगर कोई जान पहचान का है तो ज़्यादा इजी होता है वहाँ पे सेटल होना। तो मैंने भी वही चीज़ दिमाग में था कि इसके ज़रिए मैं वहाँ सेटल हो जाऊँगा। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी। फिर हम दिवाली के बाद प्लान बना, हमने घर में बिना बताए सीधे चीज़ों को वो करने शुरू कर दिया कि दीपावली के बाद हम सीधे निकल जाएँगे। घर में हल थोड़ा-सा बता दिया था कि हम लोग दिल्ली जाएँगे, हम लोग यहाँ मैं नहीं रहूँगा। तो घर वालों को ये लगा कि ऐसे ही बोल रहा है, बिना पैसों के कैसे जाएगा? पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए थे, मैंने और मेरे कज़िन ने। अब आया वो दिन जिस दिन हमें जाना था। हम चुपचाप अपना सामान-वामान लिया और चुपचाप दिल्ली यहाँ चले आए। अब सुबह के 5 बजे हम निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन उतरे। अब ये था कि दोस्त को कॉल करते हैं। दोस्त को कॉल करा, उसका भाई कॉल ही नहीं लग रहा। लिटरली हम सुबह से 5 बजे से लेके 2 ढाई 3 बज गए, उसका कॉल नहीं लग रहा। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे और लोग जानने वाले नहीं थे, और लोग भी थे। जैसे मेरे सगे मामा रहते हैं यहाँ पे दिल्ली में, उनका हर चीज़, सारा चीज़ उनका बना हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि वो रेंट पे रह रहे हैं या फिर ऐसा कुछ। उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी यहाँ पे बना रखी है उन्होंने। पर मेरा ये था कि मुझे किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना जो जिससे कि ये हो जाए कि नहीं भाई,
बहुत तुम हमारे मत्थे आ गए हो, ये सारी चीज़ें तुम, यानी कोई मुझे ये ना कहे कि भाई इन फ्यूचर अगर मैं कुछ अच्छा कर जाता हूँ तो कोई ये ना बोले कि हम हमारी वजह से तुम यहाँ पहुँचे हो। तो ये था कि ये डिसीजन मेरा है यहाँ आने का, तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सारी चीज़ें मैं ही अकेले झेलूंगा, मैं इस पे किसी का क्रेडिट न लूंगा न दूंगा। तो अब 2:30 बज गया, मेरा जिससे मेरी बात हुई थी वो फ़ोन नहीं उठाया। जब फ़ोन नहीं उठाया तो फिर मैं समझ गया कि चीज़ें अलग हो चुकी हैं, और वो केवल वहाँ तक, वो करबी तक, जब तक था, केवल वो वहाँ तक ही दोस्त मेरा था, यहाँ पे आके उसका अपना अपना चीज़ें बदल गई। वहाँ से फिर हमने कहीं से, एक और दोस्त था तो उससे बात बात करी, तो वो कहा कि भाई मैं हूँ तो नहीं, पर मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ कि कहाँ कैसे क्या होगा। तो मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल, मैं कहा बताओ कैसे भी करके जो भी है। तो उसने चीज़ें बताई, तो पहले तो ये था कि अब रात होने वाली है और हमें चाहिए रुकने के लिए जगह। अब ये था कि महंगा होटल या कहीं कमरा लेके नहीं रह सकते, क्योंकि पैसे अगर हमने स्टार्टिंग से ही ऐसी जगह लेके रहना शुरू करा तो हम ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि अभी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है, और पैसे अगर ऐसे जाते रहे तो फिर हमें मजबूरी में घर वापस जाना ही पड़ेगा, जो कि नहीं चाहता था मैं। क्योंकि अगर पैसे ख़त्म है तो फिर ऑब्वियसली बिना पैसे के तो नहीं सरवाइव कर सकते। तो ये था कि तब तक हमें अपने पैसा बचा के रखना है, जब तक हमारे पास अल्टरनेट कोई ऑप्शन ना आ जाए बाहर से पैसे आने का। तो हम लोग गुरुद्वारे में, फ़िल्मों में देखा था कि गुरुद्वारे में लंगर लगता है, रुकने की व्यवस्था रहती है वहाँ पे, तो वहाँ पे ईज़िली हम रुक सकते हैं। तो अब हमने ऑटो वाले को बोला भाई कि कहीं किसी गुरुद्वारे ले चलो, वहीं छोड़ देना हमें, क्योंकि हमें तो कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उसने क्या करा कि निजामुद्दीन के आसपास कहीं कोई गुरुद्वारे था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि कौन सी जगह थी, क्योंकि बहुत उस टाइम नया था, तो इतनी जगह मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था कि कौन सी जगह है। तो उसने उतारा, अब वहाँ पे जहाँ पे उतारा वो, वहाँ पे मैंने देखा कि गुरुद्वारे में तो कुछ है ही नहीं, कुछ भीड़ ही नहीं है। फिल्मों में तो दिखाया जाता था काफ़ी भीड़ है, ये ऐसी चीज, लंगर लग रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, इतनी भीड़। तो मैंने ऑटो वाले से बोला, मैंने कहा यार यहाँ पे तो कुछ भीड़ ही नहीं, पर आप लोग फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि बहुत भीड़ है, ये सारी चीज़ें। तो वो जब मैंने ऐसी बात बोली तो कहा कि भाई जो फिल्मों में दिखाई जाती ना, वो दो ही गुरुद्वारे में होता है, और वो है चांदनी चौक, और एक है कनॉट प्लेस। हाँ, दो जगह है। तो मैंने कहा यार रुकने उकने की जगह वहीं पे होती, तो कहा हाँ वहीं पे होती है। तो मैंने कहा यार फिर वहीं ले चलो हमें। तो हम गए वहाँ पे, और वहाँ पे हमने 3 दिन 3 रात रुके। और उसके बाद एक दोस्त था हमारा, बचपन का था मेरा, जो हमने साथ में बचपन में साथ में रह के पढ़ाई करी थी। तो उसने क्या करा कि उसने हमें फिर बुलाया, वो आश्रम में रहता था, तो आश्रम में रुके हम। तो 3 दिन, हाँ 3 दिन उसके साथ रुके। पर अब ये था कि उसके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना हो, और ना हम उसका उसके ऊपर इतना बर्डन, उसके लिए बर्डन बने। तो हमने फिर उससे बोला कि भाई कहीं कुछ कोई सस्ता सा रूम मिले तो वो बताओ। तो उसने बोला कि यार रूम तो मिल जाएगा, पर मुझे टाइम चाहिए, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, तो अभी मैं नहीं कहीं जा सकता। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, तुम देख लो अपना करो, तब तक हम देखते हैं कहीं ना कहीं। तो एक दोस्त से फिर मैंने बात करी, तो उसने बोला कि यार सस्ता रूम चाहिए तो संत नगर बुराड़ी, जीटीबी नगर के पास है, वहीं अपना तैयारी भी कर सकते हो, और वहीं से तुम अपना बढ़िया सस्ता रूम मिल जाएगा, तो आराम से तुम वहाँ रुक सकते हो। तो अब हम निकले संत नगर बुराड़ी के लिए। वहाँ पे हमने ब्रोकर को 2,500 रुपये ब्रोकरेज दिया और 4,500 का रूम लिया। अब 4,500 का रूम लेने के बाद हम, हमारे पास रात के रुकने के लिए छत तो मिल गई। अब हम घर से लेके आते केवल 2 चद्दर, एक चद्दर एक कंबल। लिटरली अक्टूबर के बाद धीरे धीरे ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, और वैसे ही वो हमने पूरी ठंड उन्हीं 2 चद्दर में काटी हम दोनों ने, मैंने और मेरे कजिन ने। फिर अब ये था कि कमरा तो मिल गया, खाने का भी हमने टिफिन एक
एक टाइम का टिफिन हमने लगा लिया और बाकी हम छोले कुलचे खाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। अब ये था कि अब ये सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं, अब हमें हमारा जो अगला है वो ये है कि कहीं से भी पैसे आने चाहिए, यानी कि चाहे वो 1 रुपये है चाहे वो 10 रुपये, बाहर का पैसा आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो पैसा वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि हमें हर चीज़ बाहर से ही करनी है। तो अब हम पहले तो ये था कि दिल अब हमने नौकरी के लिए रिज्यूमे ये सारी चीज़ें बनवाई, अब तलाश तलाश शुरू करना कर दिया कि भाई दिल्ली में नौकरी कहाँ है, कंपनियाँ कहाँ हैं। अब हमने 1 महीने हम पूरा घूमते ही रहे कि कहीं मिल जाए हमें कोई कंपनी, तो हम नौकरी शुरू कर दें वहाँ पे अप्लाई करके। पर अब होता ना कि जैसे लोग बोलते हैं कि दिल्ली में मैं नौकरी करता हूँ, तो अब हमें भी ये था कि सारी कंपनियाँ दिल्ली में होंगी। अब भाई हम देख रहे हैं हमें दिल्ली में कुछ है ही नहीं, दिल्ली में कोई भी कंपनी नहीं है। अब हम पूरा महीने भर इधर से उधर गाजियाबाद बॉर्डर, इधर धौलाकुआं बॉर्डर, हर जगह हमने ढूंढ लिया पर हमें कहीं कुछ मिला नहीं। अब जब मिला नहीं तो अब एकदम से दिमाग खराब किया, यार ये चल क्या रहा भाई, ये लोग बोलते हैं कि दिल्ली में है करते हैं, दिल्ली में करते हैं नौकरी, पर दिल्ली में तो कुछ है नहीं। तो अब मजबूरी में क्या हुआ कि हमें एक संत नगर बुराड़ी से बाहर निकलते ही एक है वो जगह, पेट्रोल पंप है, जो कि वहाँ की एक लेडी ओनर थी उस टाइम पे, अब अभी पता नहीं कौन है, अब नहीं मालूम। तो हम गए वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मैनेजर था उससे बात करी कि भाई कोई काम हो तो बता दो। हालांकि देखो, ब्राह्मण हैं हम, ठीक है, पर अब ये था कि काम को लेके पहले से ये दिमाग में एक ये चीज़ थी, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और दूसरा ये भी था कि हमें कैसे भी करके बाहर का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा आना चाहिए, मेरे दिमाग में ये था। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही ये था कि भाई अभी जो भी मिले, और सबसे बड़ी चीज़ नज़दीक था, 5 से 7 मिनट का रास्ता था घर से, कमरे से पेट्रोल पंप का, पैदल। तो ये था कि कैसे भी करके कुछ भी मिले, तो हम गए वहाँ पे, मैनेजर से बात की, उसने हमें पेट्रोल पंप पे काम नौकरी दे दी, वो भी 7,500 की। अब 7,500 की जब नौकरी उसने ऑफर करी, तो जो मेरा कजिन था उसको उसको सीएनजी पे लगाया, मुझे पेट्रोल पे लगाया। तो अब हमने काम शुरू कर दिया। तो पेट्रोल टंकी पे जो जिनको मालूम है, जो बहुत टाइम से कर रहे हो, वो आराम से पैसा बचा लेते हैं, क्योंकि कुछ मीटर सेट करते हैं वो लोग, जिसमें से हर हर पेट्रोल पे जैसे आप 1 लीटर किसी का डाल लो, किसी का 2 लीटर डाल लो, यानी पर ट्रांजैक्शन पे, यानी कि जितने बार आप डालोगे उसमें से 2-4 रुपए हर बार बचता है। तो जो मेरे साथ था, जो रात में जो ड्यूटी करता था, वो क्या करता था, वो अपने टाइम पे मीटर सेट करके रखता था। तो वो 150-200 रुपए हर रोज उसका निकल आता था। और जो वो 150-200 रुपये निकलता था, वही मेरे पास जब मैं दिन में पेट्रोल पंप टंकी पे अपना शिफ्ट करने जाता था, तो मुझे 150-200 रुपये अपनी जेब से देना पड़ता था, ठीक है। तो क्योंकि वो मुझे मीटर सेट करना बताया नहीं, ना सेट करके देता था। तो अब ये ऐसे ही चलता रहा। वहीं पास मेरा जो कजिन था, तो वो सीएनजी पे था, तो वो पर डे का 150-200 रुपये बचत करके लाता था। अब ये सारी चीज़ें चलती रही, 3-4 दिन, हफ्ते भर ऐसे चलता रहा। फिर मैंने कहा यार, अगर 150-200 रुपये मैं ऐसे पर डे देता रहा, 7,500 की नौकरी में तो आधी से ज़्यादा सैलरी तो मैं ऐसे ही दे दूंगा। फिर मैं यहाँ कम मतलब नहीं है मेरा यहाँ नौकरी करने का। तो मैंने मैनेजर से बात करी, अब बोला कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, और मैं हर रोज़ अपनी जेब से 150-200 रुपये दे रहा हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है। तो जब इतनी बात बताई तो उसने बोला कि तुमने मीटर नहीं सेट करा। मैंने कहा मीटर क्या? कह रहा है भाई, मीटर सेट करना होता है जब तुम अपनी शिफ्ट में जाते हो उस टंकी पे। क्या जिस जो तुम छोड़ के देते अगले अपनी शिफ्ट के बाद देता है, वो तुम्हें नहीं बताता? मैंने कहा उसने तो कुछ बताया नहीं कि कैसे क्या करना है। तो फिर कहा रुको उसे आने दो, मैं बोलता हूँ उसे। तो मैंने कहा हाँ भाई, उससे बात करो। वो जब रात में आया तो उसके बाद उसने उस मैनेजर ने उसको सुनाया, और काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि तुम उसको क्या बताया क्यों नहीं, उसका मीटर सेट करके क्यों नहीं जाते थे, और उसको वो 2 हफ्ते भर से अपनी जेब से पैसे दे रहा है, 150-200 रुपये। तो मैनेजर ने उससे मेरे पैसे दिलवाए,
और दिलवाने के बाद कहा कि ठीक है आप जाओ, अब मीटर सेट करना बताया कि कैसे क्या करते हैं। तो जब ये इतनी सारी चीज़ें बताई उसके बाद मैंने उसे बोला कि सर ये सब नहीं हो पाएगा अब, और कोई वैसा काम हो, ऑफिशियल काम हो, यानी कि पढ़ने लिखने वाला, तो वो आप बताओ। पढ़े लिखे हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो कहा कि यार देखो, मैं मुझे तो इतना आइडिया नहीं है अभी, पर मैडम आएंगी अभी, तो एक बार उनसे बात कर लो, तो मे भी हो सकता है वो कुछ ऑफ़र करें। तो मैंने कहा ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद मैडम आई, और लिटरली मैडम बहुत ही जेन्युइन थी और बहुत ही अच्छे इंसान थी। हमने उससे उससे बात करी और उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और अगर हमारे लायक कोई काम हो तो वो बता दीजिए, ग्रेजुएट हैं हम। तो उसने बोला कि ठीक है, एक काम करो, जो अकाउंटेंट है उसके पास बैठो, उससे काम सीखो, और काम सीखने के बाद फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। अब लिटरली जो अकाउंटेंट थी, ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए, पर वो लड़की जो थी, वो, यार पता नहीं उसको वो इनसिक्योर थी या कुछ भी था। तो हम उसके आजू-बाजू में बैठ गए और वो अपने काम पे लगी। जब आपको आपको कोई बोला जाता है कि आप उनको सिखाओ, तो यानी दोनों साइड से कन्वर्सेशन होती है, वो सारी चीज़ें आप बताओगे, पर वो कुछ बता नहीं रही थी, वो अपने काम पे लगी पड़ी थी, और वो लिटरली कुछ भी नहीं बता रही। और मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी जॉब को लेके इनसिक्योर हो रही, कि कहीं हम हमें सिखा दे तो शायद उसकी जॉब खतरे में ना आ जाए, ऐसी चीज़ें समझ में आई। तो मैं समझ गया कि ये सिखाएगी तो नहीं, तो इससे बेहतर है फिर हम, ये था कि भाई दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे तो नहीं दाल गलेगी अपनी। तो जब ये इतनी सारी चीज़ें थी तो फिर हमने डिसाइड करा कि भाई चलते कहीं और। तो जीटीबी नगर में हम जॉब की तलाश में थे कि चलो देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा। तो जीटीबी नगर है जो, वहाँ पे ट्रैफिक चौराहे के पास एक बर्तन की बहुत बड़ी दुकान थी। अब है या नहीं, मैं क्योंकि उसके बाद मैं कभी गया नहीं वहाँ पे, तो वो मुझे आइडिया नहीं कि अब है भी या नहीं। पर उस टाइम पे 3 मंजिल की दुकान थी वो। तो हम वहाँ पे गए और बोला कि भाई कोई जॉब वॉब हो तो आप बताओ हमें, हम जॉब की ज़रूरत है हमें। तो उसने हमें देखा और हमसे बात करी। हमने अपना रिज्यूमे जब दिखाया तो उसने देखा कि उसमें हम ग्रेजुएट हैं, हमने लिख रखा अपनी पढ़ाई। तो उसने बोला कि जब यार आप लोग ग्रेजुएट हो तो आप लोग ये 3,000 4,000 की नौकरी के लिए क्यों पीछे पड़ रहे हो? आप बढ़िया किसी कंपनी में जाके इंटरव्यू दो, वहाँ पे आप अप्लाई करो, मे भी हो सकता है आप वहाँ पे हो जाए, तो इससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। तो मैंने कहा हमें तो कंपनियाँ कहीं मिली नहीं, हम दिल्ली में पूरा दिल्ली घूम डाले। तो जब हमने उसे बताया कि भाई हमने पूरी दिल्ली घूम डाली, पर हमें कहीं कोई कंपनी दिखी नहीं। तो उसने बोला कि दिल्ली में कोई कंपनी नहीं है, दिल्ली में तो छोटी-मोटी प्रोडक्शन कंपनी है जो कि उसमें 2-4 लोगों का काम होता है, तो वहाँ पे तो नौकरी मिलना मुश्किल है। आप नोएडा गुड़गाँव जाओ, कंपनियाँ जितनी भी है वो नोएडा गुड़गाँव में। अब वहाँ से फिर आईडी समझ में आया कि हम गलत जगह पे घूम रहे थे। उसके बाद हमने नोएडा में फिर जाके नौकरी करी, नौकरी देखी, और वहाँ पे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हमने दिया, सेल्स का था वहाँ पे। जब हम इंटरव्यू दे रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ कि, क्योंकि हम लोग क्या है, गाँव से लोग आए हुए लोग थे, और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हमें आती नहीं थी, पर ये था कि हम बोल नहीं सकते थे। बाकी सारी चीज़ें समझ में आती थी कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है। तो क्योंकि इतना हैबिट थी नहीं, ना ही ऐसा यूज़ टू थे हम इस चीज़ से। तो उसके बाद सेल्स का प्रोफ़ाइल था, तो उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें दी कि ये बेच के दिखाओ, हमें सेल करके दिखाओ। तो जितनी भी हमारी कन्विंसिंग पावर थी हमने यूज़ करा, पर उन्होंने बोला कि नहीं, आप दोबारा ट्राई करो, आप सही अच्छा कर रहे हो, पर अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और थोड़ा-सा आप मेहनत करके आओ। फिर वहाँ से हम निकले, वहाँ से निकलने के बाद फिर नोएडा पे एक कंपनी मिली, और वहाँ पे हमें नौकरी मिली। मुझे मिली, कज़िन तब भी अभी उसको नहीं मिली थी। तो हमने फिर वहाँ से स्टार्ट करी अपनी चीज़ें, और पहली नौकरी जो थी वो 7,500 की मेरी थी। 7,500 की नौकरी ऐसी थी कि मुझे वो 7 लाख के बराबर थी, क्योंकि इन 2 महीनों में इतना ज़्यादा सफ़र करा और इतना ज़्यादा प्रेशर था, बर्डन था, कि कैसे, क्योंकि घर जाने का मतलब कि फिर घर जाऊँगा तो सारे लोग हँसेंगे, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि अब तो घर नहीं आना, जो भी है इधर ही रहना, इधर ही कुछ करना है।
तो इतना ज़्यादा प्रेशर था मेरे मेरे ऊपर कि अगर घर गया ना तो लोग बहुत हँसेंगे। तो मुझे ये था कि कैसे भी करके मुझे यहाँ सर्वाइव के लिए मुझे कहीं न कोई नौकरी चाहिए ही चाहिए। भले ही वो किसी छोटी नौकरी हो। और इसी बीच में मुझे एक ऐसी नौकरी का भी ऑफ़र आया जहाँ पे ये था कि क्लीनिंग का था, स्वीपर क्लीनिंग का। तो अब कहीं क्योंकि ऐसी जगह से बिलॉन्ग करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत अजीब सी लग रही थी, तो उसको उसको हम छोड़ के चले आए थे। वो लेडी श्री राम कॉलेज जगह थी, वहाँ पे ऑफ़र हुआ था। पर फिर जब 7,500 की नौकरी लगी तो फिर मैंने फ़ोन करा कि मम्मी को बताया कि मम्मी नौकरी लग गई है और इतने की है। तो मम्मी ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात है, और पैसा जब पूछा तो मैंने बताया, तो मम्मी हँसी मेरी कि इतने में तुम्हारा हो जाएगा? तो मैंने कहा हाँ, हो जाएगा, क्योंकि जब मैं स्कूल और कॉलेज में रह के पढ़ाई कर रहा था तो और इससे ज़्यादा मुझे रहने के लिए खर्चा मिलता था, केवल खर्चा। तो उन्होंने कहा इतने में हो जाएगा? मैं कहा हाँ, सब हो जाएगा, मैं मैनेज कर लूँगा। क्योंकि मेरे मेहनत की कमाई थी वो, तो मैं और बहुत खुशी थी कि एटलीस्ट मेरे पास रोज़ के पैसे आने के तो वो चीज़ साधन बन गया। अब तब से लेके फिर आज आज गाइस बहुत अच्छी जगह पे हूँ, अच्छा खासा कमा रहा हूँ। 7,500 की नौकरी की जर्नी से लेके अभी तक मैंने बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करा हर चीज़ का। और मैं सीखता गया हूँ, मैं रुका नहीं, मैंने अपने आप को समय के साथ-साथ बदला है, समय के साथ-साथ मैंने अपने आप को उतना ही प्रिपेयर, उतना ही रेडी करा है। और रे आज ये है कि मैं आज विप्रो जैसे एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूँ, वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हूँ मैं। टीम है मेरे अंडर में, टीम देखता हूँ मैं। और बहुत अच्छी, यानी कि अगर मैं उस टाइम पे कम्फर्ट ज़ोन पे बैठ जाता और मुझे ये रहता कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मैं घर वापस चला जाता। तो बस लिटरली मैं ये सारी चीज़ें आज आपको नहीं बता रहा होता। हाँ, अब मेरा ये पर्पज़ यूट्यूब पे आने का पर्पज़ ये है कि मुझे 9 टू 5 पहले भी नहीं करना था और अभी भी नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मेरा जो ड्रीम है वो है म्यूज़िक का। और मुझे 9 टू 5 में मैं केवल इसलिए हूँ क्योंकि मुझे घर से नहीं लेना है, तो मैं 9 टू 5 की इस सर्कल में फँसा अभी हूँ। जिस दिन मेरा ये वहाँ से यहाँ बेहतर चीज़ें होनी शुरू होगी, मैं उसको भी छोड़ दूँगा और मैं फुल टाइम अपना म्यूज़िक में देना शुरू कर दूँगा। तो गाइस बस यही मेरी जर्नी थी। और मैं मैंने आपको अपनी जर्नी बताई कि मैं कहाँ से कैसे यहाँ तक आया हूँ। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और थोड़ा-सा भी आपको मैंने जितनी अपनी स्टोरी बताई थोड़ा-सा भी इंस्पायर अगर आप लोग हो रहे हो और कंफर्ट को छोड़ के या कंफर्ट ज़ोन को छोड़ के अगर आप बाहर निकल रहे हो, आप थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये मेरे वीडियो बनाने का बहुत ही पर्पज़ जो है वो यूज़फुल रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए बाय-बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।